रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 17। अनंत रोने का ड्रामा करते हुए कसके कुंज को पकड़ लेती है। उसने अपने नाक को 2 से 3 बार कुंज के शर्ट से रगड़ा, फिर उसे कसके गले लगा लिया। कुंज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अनंत नाटक कर रही है या वो सच में रो रही है। उसे बस फर्क इस बात से पड़ता था कि अनंत रो रही है। उसने अनंत को अपने सीने में दबा लिया। कुंज ने अपनी जलती हुई नजरों से प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर देखा है। हर कोई उसे यहां पर देखकर सहम गया था। कुंज ने जैसे ही इंग्लिश की प्रोफेसर को देखा था, जिसने अभी अभी अनंत को धक्का दिया था, तो उसकी मुट्ठी आपस में कस जाती है और वह दांत पीसते हुए उन्हें देखने लगता है। इंग्लिश की प्रोफेसर इतना डर गई कि वह हकलाते हुए बोली, मिस्टर कुंज, आप यहां पर? कुंज ठंडे भाव से उन्हें देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोलता है, क्यों, मैं यहां नहीं आ सकता? प्रिंसिपल सर जल्दी से आगे आते हुए बोले, ऐसी बात नहीं है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। आखिरकार यह कॉलेज आपका ही तो है। प्लीज मिस्टर कुंज अंदर आइए। इतना कहते ही वो सामने से हट जाते हैं ताकि कुंज अंदर आ सके। कुंज अपनी नजर घुमाकर हर किसी को देखा है, फिर उसने प्रिंसिपल को घूरते हुए पूछा, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रिंसिपल सर कुछ भी नहीं छुपाते, वो कुंज को सच बताते हुए बोले, मिस्टर कुंज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसके आगे वो कुछ कहते, इससे पहले ही इंग्लिश की प्रोफेसर कुंज की नजरों में आते हुए मुंह बनाकर बोली, मिस्टर कुंज, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। ये लड़का अनंत हमेशा से ही कम दिमाग का रहा है। ये हमेशा फेल होता है, मगर हमारे कॉलेज में कुछ वक्त पहले एक एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में इसने टॉप किया है, पर वह भी चीटिंग से। कुंज अपनी आईब्रो पर करके बिना भाव से बोला, चीटिंग करके? आप लोगों ने उसे चीटिंग करते हुए देखा? इंग्लिश की प्रोफेसर डेविल स्माइल करके बोली, आप ही सोचिए, जो लड़का इतने वक्त से नीचे से टॉप करता है और कभी पढ़ाई नहीं करता हो, वह अचानक ही टॉप कैसे कर सकता है? जरूर इसने चीटिंग की होगी, पर कैसे की है ये समझ नहीं आ रहा है। या फिर इसने पेपर ऑफिसर चुरा लिया होगा। ये कहते हुए वो अनंत को घूर रही थी। वही अनंत मन ही मन खुश होते हुए कसके कुंज को पकड़ लेती है। उसे नींद आ रही थी। वो कुंज को पकड़ते पकड़ते ही आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर जो होगा अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसे पता था कुंज सब खुद ही संभाल लेगा। कुंज इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल सर को देखकर बोला, जहां तक मुझे पता है, हर क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगा है। क्या आप लोगों ने उसे चेक नहीं किया है? प्रिंसिपल सर डरते हुए बोले, हमने चेक किया है, मगर कहीं भी यह नजर नहीं आ रहा है कि अनंत ने चीटिंग की है। सभी को लगता है कि उसने पहले से ही पेपर चुरा लिया था और फिर चीटिंग की है। मैंने अनंत से पूछा तो उसने कहा उसे उसके ट्यूशन टीचर ने सब कुछ पढ़ाया था, मगर एक हफ्ते में ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? कुंज एटीट्यूड के साथ अनंत को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, मगर अनंत गिरने लगती है। तभी उसे एहसास हुआ अनंत सो गई है। वो जल्दी से अनंत को पकड़ते हुए उसे गुस्से में देखने लगा। इंग्लिश की प्रोफेसर अनंत पर तंज करते हुए बोली, अंडरस्को, देखा आपने मिस्टर कुंज, ये लड़का कितना बदतमीज है। आपके आते ही वो आपके गले लग गया और ऐसे जताने लगा जैसे हमने उसे परेशान किया हो, और अब खड़े खड़े ही सो गया। इसे से साफ पता चलता है कि यह पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। पता नहीं इसका ट्यूशन टीचर कौन ही होगा। मैं हूं उसका ट्यूशन टीचर। इंग्लिश की प्रोफेसर की बातों से गुस्सा होकर कुंज इरिटेट होकर बोला। फिर वो आनंद को अच्छे से पकड़ लेता है। मगर बाकी सब तो उसकी बात सुनकर ही शॉक हो गए थे। प्रिंसिपल सर और बाकी प्रोफेसर को लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुना है। तो प्रिंसिपल सर हकलाते हुए पूछते हैं, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, आपने अभी क्या कहा? आप आनंद के ट्यूशन टीचर हैं? कुंज सार्कास्टिक टोन में बोला, अंडरस्को, क्यों, मैं नहीं हो सकता हूँ। वो मैं हूँ जिसने अनंत को ट्यूशन पढ़ाया और उसे पेपर के लिए तैयार किया। क्या आपको शक है कि मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता या उसे पेपर में टॉप नहीं करा सकता? किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कुछ बोल सके, मगर अभी भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुंज ने अनंत को पढ़ाया है। अब जाकर उन सब ने गौर से देखा कि अनंत कैसे कुंज से चिपकी हुई है, मगर कुंज ने एक बार भी उसे गुस्से में खुद से अलग नहीं किया, बल्कि उसने तो उसे अच्छे से पकड़ा हुआ था। ये देखकर सभी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। कुंज अनंत को गोद में उठा लेता है तो प्रिंसिपल सर को हार्ट अटैक आने वाला था। वह अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुंज ने प्रिंसिपल को देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर गुस्से में कहा, आज जो कुछ भी हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे वकील का लेटर आप सबको शाम तक मिल जाएगा। इतना कहते ही वह अनंत को अच्छे से गोद में लेते हुए वहां से जाने लगा।
कुंज भी आसानी से किसी को नहीं छोड़ना चाहता था, मगर इस वक्त अनंत सो गई थी, इसीलिए वो वहां पर रुकना नहीं चाहता था। कुछ देर में वह अपनी कार में आ जाता है और वहां से निकल जाता है, मगर प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल तो अजीब था। सब सदमे में खड़े थे। कुंज इस बार अपने प्राइवेट विला ना जाकर सिंह मैंशन आया था। वहां पर पहले से ही मिस्टर सिंह, भानु प्रताप जी और वैशाली जी थे। कुंज बिना किसी की तरफ देखे अनंत को लेकर रूम में चला जाता है। वो अनंत को बेड पर लिटा देता है, फिर कुछ देर तक उसे देखता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद कुंज अपने हाथ में तौलिया लेकर आया। उसने देखा अनंत के कपड़ों के स्लीव्स बहुत गंदे हो गए थे और उसके हाथ में भी मिट्टी लगी थी। वह उसके कपड़े निकाल देता है, फिर उसके हाथ को अच्छे से साफ करते हुए अपनी एक शर्ट लाकर अनंत को पहना देता है। तभी कुंज का फोन बजने लगा। कुछ एक्सप्रेशनलेस भाव से कॉल रिसीव करता है, तो दूसरी तरफ से सौरभ सीरियस होकर बोला, प्रेसिडेंट, जैसा आपने कहा था, मैंने कर दिया है। मैंने सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल को लेटर भेज दिया है। यही नहीं, सभी को बाहर करके मैंने नए प्रिंसिपल और प्रोफेसर को बुला लिया है। वह कल ज्वाइन कर लेंगे। ये सुनते ही कुंज संतुष्ट होकर अपने सर को हिलाता है, फिर कॉल कट करके अनंत को देखने लगता है। धीरे धीरे उसका हाथ अनंत के पेट पर चला जाता है। वो अनंत को अपने बाहों में भर के उससे पेट को सहलाते हुए एक टक सीली को देख रहा था। अचानक कुंज के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी जगह से उठकर रूम के बाहर निकल गया। बाहर इस वक्त मिस्टर सिंह चाय पी रहे थे। भानु प्रताप जी चाय पीते हुए उनसे किसी चीज के बारे में बातें कर रहे थे और वैशाली जी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी कुंज उन तीनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। सभी उसे अपने पास खड़ा देखकर घूरने लगते हैं। तो कुंज बिना किसी एक्सप्रेशन से बोलता है, मेरी शादी कब हो रही है? सभी को लगता है कि मैं सिंगल हूं। मुझे से अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और सिंह परिवार इतना गरीब नहीं है कि अपने सबसे छोटे बेटे की शादी धूमधाम से ना कर सके। मैं आप लोगों को सिर्फ एक दिन की मोहलत देता हूं शादी कराने की, उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूंगा। इतना कहते ही वो तुरंत अपने रूम में वापस चला गया। मिस्टर सिंह के हाथ से चाय छूटकर जमीन पर गिर गई। वह, वैशाली जी और भानु प्रताप जी शौक होकर कुंज को देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि कुंज का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है जो ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। सिंह परिवार में एक अजीब सा माहौल था। कुंज के गुस्से की वजह से वैशाली जी ने शादी की तैयारियों में बिल्कुल भी देर नहीं की। रात के 8 बजे वैशाली जी अपने हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा लेकर कुंज के कमरे में आए। उस वक्त कुंज सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वैशाली जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, कुंज, यह शादी का जोड़ा है। अनंत तो सो रही है, लेकिन तुम खुद देख लो कि वह कौन सा पहनने वाली है। तारांकन। कुंज ने लैपटॉप बंद किया और ठंडी नजरों से शादी के जोड़े की तरफ देखा, लेकिन जोड़ा देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, तारांकन, क्या आपको लगता है कि कुंज वर्धन सिंह की बीवी ये खटिया जोड़ा पहनेगी? बिल्कुल नहीं, तारांकन। ये सुनकर वैशाली जी का मुंह उतर गया। उन्होंने गुस्से में कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तारांकन, क्या तुम्हें पता है कि यह जोड़ा हमारे खानदान का सबसे खास जोड़ा है? तुम्हारी दादी जी चाहती थी कि उनकी बहू यही जोड़ा पहने। अनंत को यही पहनना होगा। तारांकन। कुंज के गुस्से का पारा और चढ़ गया। उसने मुट्ठी भींचते हुए खड़े होकर कहा, तारांकन, आपको सच में लगता है कि मेरी बीवी किसी के पहने हुए कपड़े पहनेगी? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगर आप कपड़े अरेंज नहीं कर सकती तो मैं खुद कर लूंगा। आप बस मुहूर्त निकलवाइए, बाकी सब मैं देख लूंगा। तारांकन। इतना कहते हुए उसने वैशाली जी को बाहर जाने का इशारा किया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वैशाली जी गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोली, तारांकन, पहले ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारी रस्मों को इग्नोर करने की? हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये सब कितना जरूरी है, लेकिन तुम्हें तो डायरेक्ट शादी करनी है। अब मैं कोई भी शादी का जोड़ा नहीं चुनने वाली, तुम खुद चुन लो, वरना अनंत को लड़कों की तरह कपड़े पहनाकर मंडप में ले जाना पड़ेगा। तारांकन। कुंज अनंत को सोते हुए देख रहा था। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, तारांकन, मॉम, आपका आइडिया बुरा नहीं है। तारांकन। ये सुनकर वैशाली जी दांत पीसते हुए बोली, तारांकन, तुमसे बात करना बेकार है। मैंने रिश्तेदारों को बुला लिया है, जो आज रात तक नहीं आ पाएंगे, वो सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी बुआ और नानी बहुत अलग ख्यालों वाली है। अगर उन्हें पता चल गया कि अनंत प्रेग्नेंट है, तो वे मानेंगी कि उसने तुम्हें फंसाया है,
हो सकता है वे इस शादी में कोई समस्या खड़ी कर दें, इसलिए सब संभालना तुम्हें ही पड़ेगा, तारांकन। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर चली गई। कुंज अपनी नानी और बुआ के बारे में सोचकर माथे को सहलाते लगा, लेकिन फिर उन्हें इग्नोर करते हुए अनंत की हथेली पकड़ ली। उसे एहसास हुआ कि अनंत की हथेली उसकी हथेली से कितनी छोटी है। उसने उसकी हथेली पर प्यार से किस किया और धीरे से बोला, तारांकन, मैं हमारे बीच किसी को आने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुम लड़का भी होती तो भी सिर्फ मेरी होती। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट हमारे पास है। अब बस 7 फेरे बाकी है, उसके बाद हम जन्मों के लिए एक हो जाएंगे, तारांकन। इतना कहकर उसने अनंत के माथे पर किस किया और उसे प्यार से देखने लगा। सिंह परिवार में माहौल कुछ अजीब हो गया था। वैशाली जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए हाल में आ गई। तारांकन, पता नहीं ये लड़का खुद को क्या समझता है, हमेशा अपनी मनमानी करता है। और मेरे बड़े बेटे को देखो, ना गर्लफ्रेंड बनाता है, ना बहू लाने की सोचता है, मिलने तक नहीं आता, पता नहीं कहाँ गायब रहता है, तारांकन। फिर ठंडी सांस लेते हुए बोली, तारांकन, चलो, भले ही कुंज गुस्सैल है, लेकिन कम से कम बहू तो मेरी पसंद की लाया है। लेकिन बाकी बेटों ने अगर कोई लालची बहू घर में ला दी तो मैं क्या करूंगी? बस भगवान मेरे घर को किसी की नजर न लगे, तारांकन। इतना कहते हुए वो बड़बड़ाती हुई किचन की ओर बढ़ने लगी। तभी उनके कानों में एक कड़क आवाज गूंजी, तारांकन, क्या कोई यहाँ पर है? क्या सब मर गए हैं जो एयरपोर्ट पर मुझे लेने तक नहीं आए, तारांकन? इस आवाज को सुनते ही वैशाली जी के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। वो खुद से बुदबुदाई, तारांकन, नहीं, यह नहीं हो सकता। इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे पहुंच गई? अगर इन्हें अनंत से मिलने का ख्याल आया तो वो कुंज के कमरे में है। ओह गॉड, तारांकन। वो घबराकर अपने सिर को पकड़ लेती है और दरवाजे की ओर पलटकर देखती है। दरवाजे के पास एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्होंने बनारसी हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन घमंड और रोब झलक रहा था। डरते हुए वैशाली जी बोली, तारांकन, माँ, आप यहाँ इतनी जल्दी? तारांकन। रुक्मणी जी, वैशाली जी की माँ, कमरे में आते ही गुस्से से बोली, तारांकन, अजीब बात है। अचानक से मेरे नाती की शादी फिक्स कर दी और बताया भी कब? शादी के एक दिन पहले। वैशाली, आखिर तुम कर क्या रही हो? न कोई रस्में, न कोई तैयारी। मुझे तो अभी अभी पता चला है कि सगाई भी हो चुकी है। क्या तुमने हमें इतना पराया कर दिया है, तारांकन? फिर चारों ओर देखते हुए गुस्से में कहा, तारांकन, कुंज कहाँ है? बुलाओ उसे, तारांकन। वैशाली जी जल्दी से उनके सामने आकर घबराते हुए बोली, तारांकन, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुंज ऑफिस से थका हुआ था, इसलिए सो गया, तारांकन। ये सुनकर रुक्मणी जी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोली, तारांकन, मेरा नाती है, कितना मेहनत करता है, लेकिन मैं उसकी होने वाली पत्नी को देखना चाहती हूँ। मुझे ये जानना है कि वह कुंज का ध्यान रख पाएगी या नहीं, तारांकन। वैशाली जी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, माँ, वो कुंज का बहुत ध्यान रखती है। इनफैक्ट वो कुंज से बहुत प्यार करती है, तारांकन। रुक्मणी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तारांकन, क्या पता वह पैसों के लिए शादी कर रही हो। वैसे उसकी उम्र क्या है, करती क्या है, और उसका खानदान कैसा है? सबसे बड़ी बात, उसके बाल कितने लंबे हैं। बालों से ही लड़की के संस्कार का पता चलता है, तारांकन। बालों की बात सुनकर वैशाली जी को अनंत का चेहरा याद आ गया। उसके छोटे छोटे बालों की कल्पना करते ही उनके माथे पर पसीना छलकने लगा। उधर कमरे में अचानक अनंत की नींद खुल गई। वह आंखें मसलते हुए उठी और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, तारांकन, मिस्टर हस्बैंड, मुझे भूख लगी है, तारांकन। फिर अधखुली आंखों से कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनंत बेपरवाह ढंग से कमरे से बाहर निकल गई। नींद में झूमती हुई वह धीरे धीरे सीढ़ियों तक पहुंची। सामने रुक्मणी जी और वैशाली जी खड़ी थी। जैसे ही वैशाली जी की नजर अनंत पर पड़ी, उनके तोते उड़ गए। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अनंत को देखकर वैशाली जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह डरते हुए अपने मन में बोली, हे भगवान, अगर मॉम ने अनंत को देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वह कभी भी अनंत को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छी लड़की तो वही है जिसके बाल लंबे होते हैं। ऊपर से अनंत की उम्र भी छोटी है, इसलिए मॉम और भी ज्यादा सवाल खड़ी करेगी। और कुंज ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
वह बार बार अनंत की तरफ देख रही थी। वहीं रुक्मणी जी की नजर जैसे ही वैशाली जी पर पड़ी तो वह गुस्से में बोली, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? और सीढ़ियों के पास ऐसा क्या है जो तुम बार बार वहां देख रही हो और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हो? मैं भी तो देखूं जरा सीढ़ियों की तरफ। इतना कहते ही जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ देखने वाली थी, वैशाली जी जल्दी से उनके चेहरे को अपनी तरफ करके फीकी मुस्कान के साथ बोली, मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ सीढ़ियों की तरफ देख रही हूँ? मैं तो बस ये सोच रही थी कि कल शादी है, तो कल ही आप होने वाली बहू से मिल लीजिएगा। वह क्या है ना, वो बहुत खूबसूरत है। ऊपर से कुंज उसे लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी होने वाली दुल्हन को बुलाकर देखे। आप तो जानती है ना, वो अपनी चीजों के लिए कितना ज्यादा पजेसिव रहता है, तो अपनी दुल्हन के लिए क्यों नहीं रहेगा? आखिरकार उसने ही तो अपनी दुल्हन को पसंद किया है। यही नहीं, उसने ही कहा था कि उसे कल ही शादी करनी है। यही कारण था कि हमने कोई भी रस्में नहीं की हैं और जल्दी जल्दी में एंगेजमेंट भी हो गई थी। ये सुनकर कि यह सब कुछ कुंज ने किया है, रुक्मणी जी का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। वो मुंह बनाकर बोली, अगर हमारे कुंज ने ऐसा किया है तो ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मगर कम से कम तुम मुझे होने वाली बहू की तस्वीर तो दिखा सकती हो। वैशाली जी फिर से सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। इस पर रुक्मणी जी गुस्से से सीढ़ियों की तरफ देखने लगती हैं। उन्हें रोकने के लिए वैशाली जी उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुक्मणी जी सीढ़ियों की तरफ देखती हैं, तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर रुक्मणी जी मुंह बनाकर बोली, वहां तो कोई नहीं है, तुम क्या बार बार उधर देख रही हो? वैशाली जी ने जब देखा कि वहां पर अनंत नहीं है, तो राहत की सांस लेते हुए मन में बोली, अच्छा हुआ अनंत चली गई, वरना तो आज बवाल हो जाता। फिर वह रुक्मणी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मॉम, आप अपने रूम में जाइए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। आप थक गई होंगी ना? ये सुनकर रुक्मणी जी फिर से ताना मारकर बोली, तुम्हें याद आ गया है कि मैं थक गई हूँ, मगर किसी को एयरपोर्ट नहीं भेज सकी, इसलिए अपनी यह झूठी फिक्र अपने पास रखो, समझी? अगर मेरे पोते को पता होता कि मैं आने वाली हूँ, तो वह जरूर किसी न किसी को मुझे लेने भेज देता, मगर तुमने जरूर उसे नहीं बताया होगा कि मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ जा रही थी, मगर वो अभी भी वैशाली जी को डांट ही रही थी। वैशाली जी मुंह बनाकर बोली, अब तो मेरे दिन दुख में गुजरेंगे, पता नहीं मॉम कब जाएंगी यहाँ से। इनके ताने सुन सुनकर तो मेरे कानों से खून निकल आएगा। फिर उसके बाद वो डरते हुए आगे बोली, पता नहीं मेरी अनंत का क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे उसके लिए कुछ बिग लेना होगा, वरना तो मॉम उसके भी कान से खून निकाल देंगी। इतना कहते हुए वो जल्दी से रुक्मणी जी के लिए कुछ नाश्ता लेने के लिए किचन में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अनंत इस वक्त दीवार से टिककर खड़ी थी और वह हैरानी से सामने की तरफ देख रही थी। सामने कुंज था। उसने एक हाथ से अनंत की कमर को कसकर पकड़ा था और दूसरे हाथ से उसने अनंत के मुंह को बंद किया हुआ था। उसकी आंखें काफी ठंडी थीं। उसने अपनी तिरछी नजरों से देखा तो रुक्मणी जी धीरे धीरे दूसरी तरफ रूम में जा रही थी। अनंत कुंज के हाथों पर अपना हाथ रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। वो कुंज को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कुंज हिलता भी नहीं। जैसे ही रुक्मणी जी वहां से चली गई, कुंज थोड़ा पीछे हटा। अनंत हैरानी से उसे देख रही थी। उसकी सारी नींद उड़ चुकी थी। उसने कुंज को घूरते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड, आप क्या कर रहे हैं? अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो खुश होकर कुंज के गले में बाहें डालकर लटक गई और बोली, आप मेरे साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, उनमें भी हीरो ऐसे ही रोमांस करता है। अब जल्दी से किस करिए, फिर आप मेरे शर्ट के बटन खोलेंगे, यही तो हीरो करता है, फिर हम दोनों रूम में जाएंगे। अनंत की आंखों में उस वक्त छोटे छोटे दिल नजर आ रहे थे। वो अनंत की बातों से चिढ़ने के बजाय हैरान था। तभी उसने अनंत के हाथ, जो उसकी गर्दन पर थे, हटाए और गुस्से में कहा, बेबी, अपने पंजों को संभालो वरना मैं सच में इन्हें काट दूंगा। ये सुनकर अनंत चौंक गई और शिकायत भरे स्वर में बोली, आप रोमांटिक मूड में नहीं हैं क्या? और आप अचानक विलेन क्यों बन गए? कुंज ने सामने की ओर इशारा किया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें दीवार पर टांग दूंगा। अनंत तुरंत एक कदम पीछे हटी और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी कोई शादी, मुझे तो बस रोमांस चाहिए था। लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। और हाँ, मुझे भूख लगी है। अब मैं किचन में खाना लेने नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए, क्योंकि आपने मेरा मूड बिगाड़ दिया है।
इतना कहकर वो रूम में वापस चली गई। कुंज ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। अगली सुबह कुंज पूरी तरह तैयार था। उसने घड़ी में समय देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। उसने अपनी वॉच पहनने से पहले अनंत को देखा, जो आराम से उसके बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसका लेटने का तरीका बेहद बेतरतीब था। कुंज ने गहरी नजरों से उसे देखा और धीरे धीरे उसके पास खड़ा हो गया। उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए अनंत को सही तरीके से लिटाया और उसके अगल बगल तकिए लगा दिए ताकि वह गिर न जाए। मगर अनंत ने नींद में सब गिरा दिया और फिर आराम से लेट गई। ये देखकर कुंज अपनी भौहों को सहलाते हुए मन ही मन झुंझला उठा। उसने बहुत मुश्किल से अनंत को ठीक से लिटाया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम डोमिनेटिंग हो गई। वह सीढ़ियों से गुजरते हुए रुक्मणी जी के कमरे की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे वैशाली जी मिल गईं, जिनके हाथ में चाय का कप था। वैशाली जी कुंज को देखते ही जल्दी से बोली, कुंज, तुम्हें कुछ करना होगा। मॉम को देखकर नहीं लगता कि वो अनंत को पसंद करेगी। कुंज ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे से आ रही शोर की आवाज सुनकर गुस्से में मुट्ठी भींच ली। वैशाली जी हंसकर बोली, मुझे पता है तुम्हें शोर शराबा पसंद नहीं है, मगर शादी तक सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। कुंज रुक्मणी जी के कमरे में पहुंचा। रुक्मणी जी उस वक्त माता रानी की किताब पढ़ रही थी। कुंज ने दरवाजा बंद किया तो रुक्मणी जी ने उसकी तरफ देखा और खुश होकर बोली, कुंज, जल्दी आओ। कुंज धीरे धीरे उनके सामने खड़ा हुआ। रुक्मणी जी खड़ी होकर उसे गले लगा लेती है और खुश होकर कहती है, कितना वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। कुंज ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर रुक्मणी जी मुस्कुराकर बोली, हाँ, तुम्हें जो कहना है कहो। कुंज ने बिना किसी भाव के कहा, मैं आपसे अपनी होने वाली बीवी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रुक्मणी जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कुंज का हाथ पकड़कर कहा, कुंज, क्या हुआ? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है? कुंज ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या आपको लगता है मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है? मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रुक्मणी जी शौक में 2 कदम पीछे हट गईं। अचानक उनके दिमाग में कुछ आया और वह गुस्से से बोली, अब समझ आया, वो लड़की तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी कर रही है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुंज ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उन्हें देखा, मानो उनका गुस्सा सहन कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रहा था। कुंज रुक्मणी जी को देख रहा था और रुक्मणी जी इस वक्त गुस्से से आग बबूला हो रही थी। रुक्मणी जी अपने रूम से बाहर की ओर जाते हुए बोली, मैं उस लड़की से बात करूंगी। ऐसे कैसे वह तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकती है? ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। पर रूम से निकलने से पहले ही कुंज उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, मगर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसे इस हालत में देखकर रुक्मणी जी एक पल के लिए डर गईं, मगर फिर गुस्से में बोली, तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? हटो, मुझे उस लड़की से मिलना है। कुंज ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया और इरिटेट होकर बोला, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वह प्रेग्नेंट है, यह नहीं कहा कि उसने मुझे फंसाया है। वह मैं था जिसने उसे फंसाया है। ये सुनकर रुक्मणी जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कुंज के हाथ को कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? तुमने उसे फंसाया है? कुंज ने बहुत आराम से उनके हाथ को पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठा दिया। फिर उनके बगल में बैठते हुए उनके हाथ को थामकर शांत स्वर में बोला, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। भले ही वो प्रेग्नेंट है, मगर उसे प्रेग्नेंट करने वाला मैं हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि प्रेगनेंसी की खबर सुनकर आपको यही लगेगा कि उसने मुझे फंसाया है, पर असल बात यह है कि मैंने उसे फंसाया है, क्योंकि मुझे डर था कि कोई और उसे अपने प्यार में डाल देगा। रुक्मणी जी को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कुंज के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, कुंज, तुम तो ऐसे नहीं थे। कुंज हल्की मुस्कान के साथ बोला, नानी, ये सब आपने ही तो सिखाया है। याद है, जब मैं छोटा था, तब आप मुझसे हमेशा कहा करती थी कि हमें जो चीज पसंद होती है, उसे किसी भी हालत में पा लेना चाहिए, प्यार से या जबरदस्ती से। अगर वह इंसान हो, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो खुद हमारे पास आकर हमारी मर्जी से हमारे साथ रहे। बस, मैंने वही किया। ये सीख आपने ही दी थी।
रुक्मणी जी उसे समझाते हुए बोली, लेकिन कुंज। कुंज ने उनके हाथ को पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। और हाँ, ऐसी और भी कई बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो आराम से बैठ गया और बोलने लगा, सबसे पहली बात, मैं उससे कोर्ट मैरिज कर चुका हूँ। रुक्मणी जी को ऐसा लगा जैसे आज उनके ऊपर बम फूट पड़ा हो। वो अपने इस शौक से उबर नहीं पा रही थी। कुंज उनकी हालत देखकर समझ गया, मगर उसने उन्हें कुछ कहने का मौका नहीं दिया और आगे बोला, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। और हाँ, ये सब मैंने आपसे सीखा है। आखिरकार आपने भी तो नानू से ऐसे ही शादी की थी। मैंने बस आपके प्लान को अंजाम दिया है। सबसे पहले मैंने उसके बाल कटवा दिए। वो अब लड़कों जैसे कपड़े पहनती है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे देखकर फिदा हो जाए। सावधानी ही एक समझदार इंसान की निशानी होती है ना? ये सुनते ही रुक्मणी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह घमंड से बोली, बिल्कुल, एक समझदार और चालाक इंसान ही अपने मकसद में कामयाब होता है। कुंज भी मुस्कुराया और बोला, और मैं कामयाब हूं, क्योंकि मेरे पास आप जैसी नानी है। लोगों को लगता है कि मेरी होने वाली वाइफ लड़का है, इसलिए कोई भी उसके पीछे नहीं पड़ता। और उसे मुझसे दूर जाने से रोकने के लिए मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है। यानी एक तीर से दो निशाने। अब वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी और कोई और लड़का उसके पीछे पड़ेगा भी नहीं। आपको क्या लगता है, मैंने सही किया है ना? रुक्मणी जी बिना किसी भाव के कुंज को देख रही थी। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, मगर फिर उन्होंने एक भरी हुई मुस्कान के साथ कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। भले ही लंबे बालों वाली लड़कियां मेरी नजरों में सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन अगर कोई और तुम्हारी होने वाली बीवी को पसंद करता, तो हो सकता था वह तुम्हें छोड़ देती, या फिर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाता। मुझे गर्व है कि तुमने ऐसा किया। अब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं बनेगा। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और आगे कहा, सालों पहले मैंने भी ऐसा ही किया था। तुम्हारे नानू के पीछे कई लड़कियां पड़ी थी। इसलिए मैंने तुम्हारे नानू को कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए और हमेशा ऐसा बनाकर रखा जैसे वह कोई भिखारी हो। तब लड़कियां उनके पीछे पड़ना तो दूर, उन्हें एक नजर देखती भी नहीं थी। रुक्मणी जी की हर आवाज और चेहरे के भाव में घमंड झलक रहा था। कुंज के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट और आंखों में एक चालाक चमक थी। उसे यकीन हो चुका था कि उसका खेल सफल हो गया है। कुंज एक बार और कंफर्मेशन के लिए रुक्मणी जी से पूछता है, नानी, तो क्या आपको सच में फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ लड़कों जैसे कपड़े पहनती है, बाल छोटे रखती है और प्रेग्नेंट भी है? रुक्मणी जी जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। अगर तुम्हारी जगह में होती, तो मैं भी यही करती। चिंता मत करो। अगर किसी ने भी तुम्हारे और उसके बीच आने की कोशिश की, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम बस अपने ऑफिस का काम संभालो, बाकी सब मैं देख लूंगी। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन हाँ, आज शादी है, इसलिए आज तुम ऑफिस मत जाओ। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन का बाहर जाना सही नहीं होता। खैर, ये सब छोड़ो। अभी तक मैं तुम्हारी दुल्हन से नहीं मिली हूं। कब मिलवाओगे? कुंज अपनी जगह से खड़ा होते हुए बिना किसी भाव के बोला, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको ब्रेकफास्ट के वक्त उससे मिलवा दूंगा। आप नीचे चलिए, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह पीछे मुड़ा और चला गया। जाते वक्त उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। कुंज जानता था कि उसे अपनी नानी को कैसे संभालना है। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए एटीट्यूड के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगा। वैशाली जी सीढ़ियों के पास खड़ी थी। कुंज को देखकर वह जल्दी से उसके पास आई और उसके हाथ को पकड़कर वरीड टोन में पूछने लगी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हारी नानी ने क्या कहा? उन्होंने अनंत को एक्सेप्ट किया या नहीं? कुंज ने वैशाली जी को बिना भाव के देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चला गया। वैशाली जी गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, अरे, क्या मतलब है तुम्हारे मुझे नहीं पता का? इतनी देर से बात कर रहे थे, कुछ तो बताओ। वैशाली जी उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही कुंज अपने रूम में पहुंचा, उसने दरवाजा पकड़ लिया और झुंझलाहट में कहा, आप जाकर उनसे खुद पूछ लीजिए। ये कहकर उसने वैशाली जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। वैशाली जी मन में सोचते हुए बोली, कैसा बेटा पैदा किया है मैंने, एक भी बात नहीं सुनता, नालायक कहीं का। फिर अचानक उन्हें याद आया, अरे, मैं तो भूल ही गई, मेरे बाकी के बेटे भी तो आने वाले होंगे। पता नहीं, ये नालायक कहाँ रह गए हैं। ये सोचते हुए उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारा और तुरंत नीचे भाग गई।
नीचे हॉल में नीचे मिस्टर सिंह भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह कई लोगों के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने उनके ही उम्र के एक आदमी बैठे थे जो बिजनेस सूट पहने हुए थे। वो मिस्टर सिंह के कजिन भाई थे और उनसे 2 साल बड़े थे। मिस्टर सिंह के कजिन भाई ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, प्रथम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग कुंज की शादी कुछ ज्यादा ही जल्दी करवा रहे हो? उसके सारे बड़े भाई और बहनें यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटियां भी जो उससे बड़ी है, अभी कुंवारी है। फिर उन्होंने अजीब सी आवाज में लगा, कहीं लोग यह न समझें कि बड़े बच्चों में कोई दिक्कत है, इसलिए छोटे की शादी पहले हो रही है। मिस्टर सिंह ने अपने बड़े भाई धनुष को देखा, जिनके चेहरे और आंखों में अजीब से भाव थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त खुश होने के बजाय अनकंफर्टेबल और चिढ़े हुए थे। मिस्टर सिंह ने एटीट्यूड के साथ अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोले, धनुष भाई, आप चिंता मत करिए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सिंह परिवार के बच्चों के बारे में ऐसी घटिया बातें करे। और जहां तक शादी का सवाल है, यह फैसला खुद कुंज का है। आखिर उसकी भी उम्र हो गई है शादी की। अब क्या वो बूढ़ा होकर शादी करेगा? वैसे भी उसके बड़े भाई खुद अपनी शादी की फिक्र नहीं कर रहे, तो उसकी चिंता कौन करेगा? ये कहते हुए उन्होंने एक हल्की हंसी छोड़ी, मगर उनकी बातों पर धनुष का मुंह बन गया। आसपास की सजावट और माहौल देखकर ही धनुष के मन में जलन हो रही थी। इसी बीच रुक्मणी जी सीढ़ियों से नीचे आए। उनकी चाल में कॉन्फिडेंस था और उनके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान। जैसे ही लोगों की नजरें उन पर पड़ी, वहां सन्नाटा छा गया। उनकी रेप्यूटेशन एक घमंडी और तीखे स्वभाव वाली महिला के रूप में थी। रुक्मणी जी किसी रानी की तरह एक सिंगल सोफे पर बैठी और वहां मौजूद सभी लोगों पर अपनी नजर घुमाए। उनके आने के बाद वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रुक्मणी जी की नजर किसी पर पड़ती, वो तुरंत चुप हो जाता। दूसरी ओर कुंज और अनंत। कुंज अपने कमरे में वापस आ चुका था। अनंत अभी भी गहरी नींद में थी। कुंज ने उसे धीरे धीरे झिंझोड़ते हुए कहा, बेबी, उठो, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम यूं ही सोती रही, तो वे तुम्हें आलसी समझेंगे और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। अनंत ने अपनी आंखें मसलते हुए उठने की कोशिश की और नींद भरी आवाज में बोली, थोड़ा और सोना था। ये सुनकर कुंज ने उसका कंधा पकड़कर उसे खड़ा कर दिया, लेकिन अनंत खड़े खड़े ही वापस सोने लगी। ये देखकर कुंज ने गुस्से से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसी विंडो से नीचे फेंक दूं? अगर ऐसा चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी कर दूंगा। कुंज की यह बात सुनकर अनंत की नींद पल भर में गायब हो गई। गुस्से में उसने मुंह फुलाते हुए कहा, कौन सा पति अपनी बीवी से ऐसा बोलता है? मैं इसकी शिकायत करूंगी। कुंज ने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेबी, क्या तुम्हें पता है, मेरी नानी बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्हें छोटे बालों वाली और कम उम्र की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए, तो समझो बात वहीं खत्म। अब तुम खुद सोचो, उन्हें कैसे मनाओगी? ये सुनते ही अनंत के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर उसने घमंड से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा कोई नहीं है जो अनंत के इस हैंडसम चेहरे को देखकर फिदा ना हो जाए। चुटकियों में आपकी नानी को अपना दीवाना बना दूंगी। अगर मैंने उन्हें आपका लव राइवल न बना दिया, तो मेरा नाम भी अनंत नहीं। देखिएगा, वो मुझसे इतनी अफेक्टेड हो जाएंगी कि उनके सपनों में भी सिर्फ मैं ही आऊंगी। ये कहते हुए अनंत ने एटीट्यूड के साथ चुटकी बजाई। कुंज ने उसकी इस बात पर भौहें ऊपर उठाई और ऊपर से नीचे तक उसे ध्यान से देखा। अनंत लड़कों के भेष में सच में बहुत हैंडसम लग रही थी, इतनी कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। मगर कुंज ने धीरे से उसके कान में कहा, मगर मेरी नानी अलग है। अनंत ने मुंह बनाकर जवाब दिया, देख लीजिएगा, अगर मैंने उन्हें पटा नहीं लिया, तो मेरा नाम भी अनंत नहीं। फिर वह पैर पटकते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आई और कुंज के कपड़े उठाकर अपने पहनने के लिए ले गई। ये देखकर कुंज उसे घूरता रह गया। वो दबी आवाज में बड़बड़ाया, ये लड़की, लेकिन उसने अपनी इरिटेशन को जाहिर नहीं किया। कुछ देर बाद अनंत शावर लेकर बाहर आए। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने नीचे डेनिम जीन्स पहनी थी और ऊपर कुंज की शर्ट, जिसकी स्लीव्स के बटन खुले हुए थे। शर्ट की स्लीव्स उसके हाथों से काफी बड़ी लग रही थी, लेकिन अनंत को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो बेपरवाही से अपने लॉलीपॉप का रैपर खोलती हुई उसे मुंह में डालकर बालों को सेट करने लगी। कुंज जो अपने फोन में व्यस्त था, तभी अनंत की इस हालत पर उसकी नजर पड़ी। उसने देखा कि अनंत के बालों से पानी टपक रहा है। उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं।
कुंज ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें अपना ध्यान रखना बिल्कुल नहीं आता, बाल सुखाने का भी सलीका नहीं है, ऐसे में तुम बीमार पड़ जाओगी। अनंत ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना उसे फ्लाइंग किस दिया और मुस्कुराते हुए बोली, तो शादी क्यों कर रही हूं? ताकि आप मेरा ध्यान रखें। अगर मैं बीमार पड़ी तो सारी जिम्मेदारी आपकी। उसने ऐसा कहते हुए एक शरारती अंदाज में मुंह बनाया और फिर से अपने बाल सेट करने में लग गई। कुंज ने अनंत के इस बेपरवाह रवैये पर गहरी सांस ली। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, एक टॉवल उठाई और अनंत के पास आकर उसे जबरदस्ती बेड पर बैठाया, फिर उसके गीले बालों को टॉवल से सुखाने लगा। अनंत ने बेपरवाही से उसके कंधे पर सिर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो फिर से सोने की कोशिश कर रही हो। कुंज ने जब ये देखा तो उसके पेशेंस ने जवाब देने लगी। उसने गुस्से में अनंत के कॉलर को पकड़कर उसे झकझोरा और कहा, उठो, क्या तुम मेरे कपड़े पहनकर ही नीचे जाने वाली हो? तुम अपने ससुराल वालों से इस हालत में मिलने का सोच भी कैसे सकती हो? अनंत ने इरिटेशन भरी आवाज में कहा, थोड़ा सोने दीजिए ना, और मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? शादी के बाद पति की हर चीज पर 50% हक पत्नी का होता है, तो बस मैं अपना हक ले रही हूं। इतना कहकर अनंत ने फिर से कुंज के कंधे पर सिर टिकाया और सोने की एक्टिंग करने लगी। कुंज ने उसे गुस्से से देखा। उसकी आंखों में एक तरफ नाराजगी थी और दूसरी तरफ अनंत की इस शरारत पर हार मान लेने की मजबूरी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका इरिटेशन साफ झलक रहा था। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त कई लोग मौजूद थे। मिस्टर सिंह, भानु प्रताप जी, रुक्मणी जी, वैशाली जी और धनुष जी। उनके बगल में उनकी पत्नी और रेखा जी भी बैठी हुई थी। उन्होंने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और वो जलन भरी नजरों से वैशाली जी को देख रही थी। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को, वैशाली, तुम्हारी बहू क्या चांद का टुकड़ा है, जो अभी तक किसी से मिलने नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी तक सो रही है? वैसे मैंने सुना था कि कुंज ने कोर्ट मैरिज भी की है। अब तुमने तो हम सबको पराया कर दिया है। चुपके चुपके हर एक चीज करने के बाद तुम घर वालों को बताती हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वैशाली जी ने उन्हें देखा और फिर रुक्मणी जी ने अपनी तीखी नजरों से रेखा जी को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, यह मेरी बहू का मामला है, बेहतर होगा इससे दूर रहो। फिर वो उन्हें इग्नोर करके मिस्टर सिंह को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हारी बहन कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? मिस्टर सिंह पानी पीते हुए कठोर आवाज में बोले, अंडरस्को, वो शाम तक आ जाएगी। ये सुनकर रुक्मणी जी सिर हिला देती है। सभी कुंज का इंतजार कर रहे थे और रुक्मणी जी तो एक्साइटेड होकर सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। वहीं कुंज अनंत के हाथ को पकड़कर धीरे धीरे उसे रूम से बाहर लेकर आ रहा था। अनंत इस बार थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। उसकी इस नर्वसनेस को कुंज ने पहचान लिया था और वो कसके उसके हाथ को पकड़ लेता है, मगर उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वो लोग जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्हें देखकर रुक्मणी जी खुश हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने अनंत को नहीं देखा था, क्योंकि अनंत कुंज के पीछे पीछे चल रही थी। अनंत ने हल्की सी झलक देखी थी रुक्मणी जी की। वो जल्दी से कुंज की शर्ट को पकड़कर अपने होठों को दबाकर बोली, अंडरस्को, मिस्टर हस्बैंड, ये तो बिल्कुल डायन जैसी सास लग रही है, जो अपनी बहू को चैन से जीने नहीं देती और हमेशा उसे ताना देती है। कुंज बिना पीछे पलटे ही मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को, और तुम्हें इसी टाइप जैसी सास को अपने काबू में करना है? तुम बहुत माहिर हो लोगों को अपनी खूबसूरती में फंसाने में, तो अब इनके साथ भी यही करो। अनंत मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, अगर इन्होंने मुझे नजर लगा दी तो मैं क्या करूंगी? कुंज इस बार कोई जवाब नहीं देता और उसके हाथों को पकड़कर घसीटते हुए लाने लगता है, मगर अनंत अब जाने को तैयार नहीं थी। वो अपना हाथ कुंज के हाथ से छुड़ाते हुए घबराकर बोली, अंडरस्को, मैं नहीं जाऊंगी, मैं रूम में वापस जा रही हूँ। मुझे याद आया मुझे कॉलेज जाना है और फिर मुझे मॉम से मिलने भी जाना है। कहते हुए वो जबरदस्ती अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर कुंज ने उसका हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसलिए वो अनंत के हाथ को छोड़ने को तैयार नहीं थी। रुक्मणी जी मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को, कुंज, तुम आ गए? उनकी आवाज सुनते ही सभी लोग पलटकर कुंज की तरफ देखने लगते हैं, जो बिना भाव से खड़ा था, लेकिन उसका एक हाथ पीछे की तरफ था, क्योंकि उसने अनंत के हाथ को पकड़ा हुआ था और अनंत उसकी पकड़ से छूटकर भागने की कोशिश कर रही थी। वैशाली जी और रेखा जी अनंत को देखने की कोशिश कर रही थी, जो छिपी हुई थी। रेखा जी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, वैशाली, तुम्हारी बहू क्या चांद का टुकड़ा है, जो हमसे इतना छिप रही है? क्या मैं उसे खा जाऊंगी? या वो खुद को इतना महान समझती है कि उसे लगता है
हमारे पास आने से उसका कुछ बुरा हो जाएगा? रुक्मणी जी रेखा जी को गुस्से में घूरते हुए कुंज की तरफ बढ़ने लगी। कुंज के सामने खड़ी होकर वो उसकी बलाएं लेते हुए बोली, अंडस्को, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे खुद पर बहुत गर्व होता है। चलो अब जल्दी से मुझे बहू को दिखाओ। कुंज अपनी जगह से हटने की कोशिश करता है, मगर अनंत उसे कसके पकड़ लेती है। फिर भी कुंज थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है, तो अनंत भी जल्दी से उसके पीछे लेफ्ट हो जाती है। ये देखकर कुंज इरिटेट होकर अपनी गर्दन पीछे करके उसे घूरता है और फिर धमकी देते हुए बोला, अंडस्को, अगर तुम सामने नहीं गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अनंत पैर पटकते हुए बोली, अंडस्को, नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे थोड़ी देर और सोना है। वो बहाना बनाकर पीछे पलटी और भागने की कोशिश करने लगी, मगर कुंज उसके कॉलर को पकड़कर उसे घसीटते हुए रुक्मणी जी के सामने खड़ा कर देता है। वो इस बार भागती उससे पहले ही रुक्मणी जी उसके हाथ को पकड़ लेती हैं और कठोर आवाज में बोली, अंडस्को, रुक जाओ। अनंत के पैर उसी जगह पर जम जाते हैं और वो अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाते हुए एकदम से रुक्मणी जी को देखने लगती है। रुक्मणी जी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी आईब्रो को आपस में जोड़ लेती है। फिर एक कदम दूर होकर अनंत को चारों तरफ घुमाकर देखने लगी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वैशाली जी का दिल तो जोर से धड़क रहा था। वो अपने मन में घबराते हुए बोली, अंडस्को, अब तो सब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो मॉम अनंत को छोड़ेंगी नहीं, लेकिन कुंज जरूर सब संभाल लेगा। वो अपनी आंखें बंद करके रुक्मणी जी के चिल्लाने का इंतजार करने लगी। रेखा जी और धनुष जी जब अनंत को देखते हैं तो उनकी आईब्रो आपस में जुड़ जाती है। वो ऊपर से नीचे तक अनंत को देखते ही रह जाते हैं। रेखा जी हैरानी से वैशाली जी से बोली, अंडस्को, वैशाली, तुम हमेशा हमसे बातें छुपाती आई हो। क्या तुमने एक और बेटा पैदा कर लिया है और तुमने यह बात हमसे छुपाई? इसकी उम्र देखकर लग रहा है कि 18 साल का होगा, मगर यह बहुत हैंडसम है। वैशाली जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। धनुष जी भी बोले, अंडस्को, प्रथम, तुम्हें कभी बताया नहीं, तुम्हारा एक और बेटा है। कुंज कभी किसी के करीब नहीं जाता है और ना ही किसी को टच करता है। अगर वो टच कर रहा है तो या तो यह उसका छोटा भाई होगा या तो इसके बहुत करीब होगा। और हाल ही में मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वो किसी लड़के के साथ बहुत रहता है। कुंज ने एक बार उसे अपना भाई भी कहा था। इसका मतलब साफ है कि तुमने चोरी चुपके एक और बच्चा पैदा किया। इतना कहते ही वो थोड़े गुस्से में मिस्टर सिंह को देखने लगते हैं। मिस्टर सिंह उनकी बात को इग्नोर करते हुए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जैसे उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना ही ना हो। भानु प्रताप जी भी आराम से तमाशा देख रहे थे। उन्होंने धनुष जी को घूरते हुए कहा, अंडस्को, अपनी जुबान को लगाम दो। अगर कोई चीज ठीक से पता ना हो तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। उनके इस तरह चिल्लाने से धनुष जी और रेखा जी गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और फिर अनंत को देखने लगते हैं। रेखा जी खड़ी हुई और अनंत के पास जाकर गुस्से में बोली, अंडस्को, तुम बताओ, तुम्हारे मॉम डैडी कौन है? क्या तुम वैशाली और भाई साहब के बेटे हो? तुम्हारा नाम क्या है? अनंत अपनी पलकों को झपकाते हुए कभी रुक्मणी जी को देखती है और कभी रेखा जी को, फिर मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, ये तो मुझे मिस्टर हस्बैंड की बहन बनाने पर तुले हुए हैं। देखने पर तो बिल्कुल विलेन जैसे है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के विलेन यही है। अगर ऐसा है तो इन्हें मुझसे बचकर रहना चाहिए, पर मजा भी बहुत आएगा। इतना सोचते ही अनंत उन्हें देखकर बड़ी मुस्कान देती है। फिर अपने बालों में बहुत ही स्टाइल से हाथ फेरते हुए फ्लिटी आवाज में बोली, अंडस्को, तो इस खूबसूरत लेडी को मेरा नाम जानना है। वैसे आप मिस्टर कुंज की क्या लगती हैं? अपने लिए खूबसूरत शब्द सुनकर रेखा जी हल्का सा शर्मा जाती है। उन्होंने इस बार अपनी आवाज बहुत ही सॉफ्ट करके कहा, अंडस्को, मैं कुंज की बड़ी आंटी हूँ। अनंत यह सुनकर शौक होने का नाटक करती है। फिर रेखा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए दांत दिखाकर बोली, अंडस्को, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप उनकी बड़ी आंटी हैं। सच कहूं तो अगर आपने अभी मुझे ना बताया होता तो मुझे ऐसा लगता कि आप मिस्टर कुंज की बड़ी बहन है। आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और आपने जो ईयररिंग पहनी है वो तो आप पर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर रेखा जी और शर्मा जाती है। वो बहुत ही प्यार से अनंत का हाथ पकड़कर खुश होकर बोली, अंडस्को, क्या सच में मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ? अनंत उनके बालों को कान के पीछे करते हुए धीरे से उनके कान में बोली, अंडस्को, हाँ बिल्कुल। अगर मैं इतना छोटा ना होता तो आपसे जरूर शादी कर लेता। इतना कहते ही वो आंख मार देती है। रेखा जी का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है।
कुंज देख रहा था कि अनंत कैसे रेखा जी को फंसा रही थी, मगर जब उसने देखा कि अनंत ने रेखा जी के बालों को उनके कान के पीछे किया और उनके कान में धीरे से कुछ कहा, तो उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई। उसका पूरा चेहरा डार्क पड़ गया था और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। वह अपने हाथ को बढ़ाकर अनंत के कॉलर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर दांत पीसते हुए उसके कान में बोला, लिटिल अनंत, अपने पंजे को संभाल लो। ऐसा लगता है कि आज कल तुम्हारे पंजे तुम्हारे काबू से बाहर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि मेरा गुस्सा भी मेरे काबू से बाहर चला जाए। ये सुनते ही अनंत मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस बड़ी आंटी की तारीफ कर रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि वह इतनी खूबसूरत है? रुक्मणी जी घूरकर सब देख रही थी। फिर वह रेखा जी को घूरकर देखते हुए बोली, अब तुम्हारा हो गया हो तो जाओ और जाकर ब्रेकफास्ट करो। फिर वह कुंज से बोली, कुंज, क्या यह वही है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? कुंज अपने सिर को हल्के से हिला देता है। रुक्मणी जी अनंत को देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है। उन्होंने बहुत ही आराम से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे। अनंत उनके हाथ को पकड़कर हल्के से चूमती है, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। उसने ये सब बहुत ही दिलकश अंदाज में कहा था। फिर वह रुक्मणी जी के चेहरे को देखने लगती है कि आखिर उनका रिएक्शन क्या है। कुंज अनंत को जानलेवा नजरों से देखता है, फिर वह भी रुक्मणी जी को देखने लगता है। वहां पर सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर मौजूद हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। वैशाली जी आगे बढ़ते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रुक्मणी जी ने एक और सवाल पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, अनंत? अनंत की मुस्कान गायब हो गई, जैसे उसके दिल पर वार किया गया हो। वो जल्दी से कुंज के हाथ को पकड़कर एक छोटे से चूहे की तरह सटकर खड़ी हो गई। उसका मुंह फूला हुआ था और वो तिरछी नजर से कुंज को देख रही थी। कुंज तिरछी मुस्कान के साथ उसके कॉलर को पकड़कर बोला, नानी, ये दीवारों पर चढ़ने में बहुत माहिर है। ये पेड़ पर चढ़कर आपके लिए कोई भी फल तोड़ सकती है और चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग हो, आराम से कूद सकती है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने में भी बहुत माहिर है। ये कब किसी को चूना लगाकर भाग जाए, पता भी नहीं चलेगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट हैं, जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता। वहीं अनंत तो डर से सिमटी जा रही थी। वह अपने मन में गुस्से से सोच रही थी, यह मेरी तारीफ है या बेइज्जती? अगर इन्होंने मेरी पढ़ाई की बात कर ली तो मेरा क्या होगा? मेरा रिजल्ट अच्छा है, मगर मेरा पास्ट अच्छा नहीं था। वह कुंज के हाथ को पकड़कर दबा रही थी, मगर कुंज उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और मुस्कुराते हुए बोला, नानी, आप इससे जो चाहे करवा सकती हैं। बस आप लोगों को यह नहीं बता सकती चलना कि यह लड़की है। यह आपके कहने पर कुछ भी कर सकती है ना, लिटिल अनंत? अनंत कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसे डर था कि बात कहीं उसकी पढ़ाई तक न पहुंच जाए। रुक्मणी जी सेटिस्फाई होकर अपना सिर हिलाती है, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर मेरा कुंज भूख से घर से बाहर चला गया? अनंत जल्दी से बोली, तो मैं टिफिन पैक करवा कर लेकर जा सकती हूँ। वो लोग जो बातें कर रहे थे वो आपस में ही चल रही थी, किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। रुक्मणी जी खुश हो गई। उन्होंने अनंत का हाथ पकड़ा और रौब से बोली, चलो मेरे साथ और मेरे पास बैठो। इतना कहते ही उन्होंने अनंत का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर अपने बगल में डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। इस वक्त वैशाली जी, रेखा जी और धनुष जी की नजरें केवल अनंत पर थीं। कुंज भी आकर अनंत के बगल में बहुत ही एटीट्यूड से बैठ गया। रुक्मणी जी हर एक की शक्ल देखते हुए अपनी कठोर आवाज में बोली, मुझे कुंज की पत्नी से कोई शिकायत नहीं है। बेहतर होगा तुम सभी उसे स्वीकार कर लो। इतना कहते हुए उन्होंने अनंत की तरफ एक प्लेट खिसका दी। धनुष जी अपनी जगह पर खड़े होकर शौकंग आवाज में बोले, 1 मिनट, कुंज की पत्नी, यहाँ पर तो कोई भी लड़की नहीं है, सिर्फ इस लड़के को छोड़कर। कहीं आप इसे ही तो उसकी पत्नी नहीं बता रही हैं? क्योंकि मैंने ये भी खबर सुनी थी कि कुंज एक लड़के को डेट कर रहा है। रुक्मणी जी बहुत ही आराम से बोली, तो तुम्हें इससे क्या? शादी कुंज को करनी है या तुम्हें करनी है? तुमने तो एक लड़की से शादी की है ना, तो चुपचाप उसके साथ जिंदगी बिताओ और मेरे कुंज की जिंदगी में बोलने की कोशिश मत करो, समझे तुम? इतना कहकर उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया। अनंत तो वैसे भी खुश थी। ब्रेकफास्ट के बाद सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। कुंज ने अनंत के कॉलर को पकड़ लिया और अपने रुमाल से उसके हाथ पोंछने लगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिवाय रेखा जी और धनुष जी के।
कुंज अनंत को लेकर वहां से जाने लगा। रेखा जी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीधा जाकर कुंज के सामने खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, कुंज, तुम हमारे परिवार के सबको शर्मिंदा कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या होगा जब लोगों को पता चलेगा कि तुम एक लड़के से शादी कर रहे हो? हमारी कितनी बदनामी होगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम्हें ना तो खानदान की परवाह है और ना ही खानदान के लोगों की। कुंज उन्हें गुस्से में देखने लगा, मगर रुक्मणी जी हंसते हुए बोली, तुम्हारी जैसी औरत को कब से खानदान और खानदान के लोगों की चिंता होने लगी है? क्या मैं तुम्हारे पास्ट के कारनामे याद दिलाऊं, रेखा? रेखा जी का चेहरा काला पड़ गया। वहीं अनंत इंटरेस्ट के साथ हर किसी को देख रही थी। वो अपने हाथों को दबाते हुए सोच रही थी, मुझे तो लगता था बस मेरे ही खानदान में ऐसे लोग हैं, मगर मिस्टर हस्बैंड के घर के लोग भी ऐसे हैं, तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वरना मैं इतनी ज्यादा अच्छे लोगों के बीच रहकर बोर हो गई थी। इन जहरीली आंटियों के साथ रहने में ज्यादा मजा आएगा। इतना सोचकर वो अपने हाथों को दबाकर रेखा जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वहीं कुंज उसे गुस्से में देख रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।